फोकस, मार्केट के फोकस और बजट के फोकस के लिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल एक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ जुड़े हैं। गौतम जी की रिसर्च बहुत शानदार होती है और मैं हर बार अर्निंग से पहले उनकी जो रिपोर्ट होती है वो मांगता हूँ उनसे, अर्निंग्स के बाद रिपोर्ट मांगता हूँ। आज सुबह सुबह भी गौतम जी ने मुझे अपनी बजट से रिलेटेड रिसर्च की बहुत शानदार रिपोर्ट भेजी है। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। ये एक थीम जो आप ले रहे हैं, रामदेव जी ने भी उस दिन सैटरडे को व्यू लिया था कि अब यहाँ से सेल कैपेक्स एंड बाय कंजम्पशन, थोड़ा इस थीम को जरा और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। गुड मॉर्निंग अनुज, मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए क्या हो रहा है 4 साल में FY21 से लेके और 3 साल का आप देखते हैं FY21 to 24, गवर्नमेंट का जो कैपेक्स एलोकेशन रहा है बजट में वो 31% पर एनम से ग्रो हुआ है, कंपाउंडेड ग्रोथ जिसे कहते हैं। अब वहां से FY24 से FY26 विल बी अबाउट 9% ग्रोथ पर एनम। सो जो 30% का एलोकेशन ग्रोथ हो रहा था वो सीधा 9% पे आ रहा है। तो गवर्नमेंट भी अपना प्रायोरिटीज थोड़ा सा चेंज कर रही है। इसमें 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो कंजम्पशन जो बहुत वीक था ग्राउंड पे, गवर्नमेंट को ऑब्वियसली उसका फीडबैक मिला ही होगा। काफी सारे कंज्यूमर कंपनीज पिछले 6 महीने से हर अर्निंग्स कॉल में कह रहे थे कि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, अर्बन कंजम्पशन में स्लो डाउन है, एंड देयर आर मेनी मोर रीजंस। तो एक वो चीज है। दूसरा, आप कैपेक्स को बियॉन्ड पॉइंट बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं दे सकते हो, बिकॉज इसमें एग्जीक्यूशन भी फैक्टर इन करना होता है। जैसे आप देखेंगे 5 साल पहले या इवन 4-5 साल पहले FY21 में रेलवे का एलोकेशन 30,000 करोड़ होता था, तो वहां से बढ़ के 2.5 लाख करोड़ तक आ गया है। तो एक होता है आपने नंबर एलोकेट किया, दूसरा होता है वो जो अपैरेटस है गवर्नमेंट का, उसका स्पेंडिंग करने का, एग्जीक्यूशन करने का जो कैपेसिटी है वो, तो वो नंबर हर साल उस पेस पे ग्रो नहीं हो सकता है। वो गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया है। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत मॉडरेशन एक्सपेक्टेड ही था। और क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा ऑन द ग्राउंड कंजम्पशन पे बढ़ावा देना था, मुझे लगता है ये बहुत ही सेंसिबल कदम रहा है, बिकॉज कंजम्पशन हैज बीन वेरी वीक फॉर 3 years नाउ। और जो कैपेक्स के थ्रू, हायर ग्रोथ के थ्रू ऑर्गेनिक रिवाइवल का उम्मीद था कंजम्पशन को, वो हुआ नहीं है। तो अभी गवर्नमेंट ने सीधा पैसा कंज्यूमर के हाथ में दे दिया है खर्चा करने को। अब कंज्यूमर को, इंडिविजुअल पर्सन को कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है खर्चा करने में अगर उसके हाथ में पैसा है, बिकॉज उसको एग्जीक्यूशन का नहीं सोचना होता है, उसको सिर्फ अपने इंडिविजुअल बैलेंस शीट और P&L अकाउंट देखना होता है। जबकि गवर्नमेंट जब खर्चा करती है कैपेक्स में, उसमें बहुत सारी चीजें होती है, लॉन्च रजिस्ट्रेशन होता है, एनवायरनमेंट, लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जबकि इंडिविजुअल लेवल पे आप कई सारे लोगों के हाथ में जब पैसा थमा देते हो तो उनका खर्चा करने का एबिलिटी बढ़ जाता है। अब ये 1 साल के लिए किया है या आने वाले 2-3 साल में भी यही गवर्नमेंट का फोकस रहेगा, वो हमें देखना होगा। बिकॉज मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट सडनली 1 साल के लिए डाइवर्ट करेगी और फिर वापस से पुराने राह पे जाएगी। मुझे लगता है अभी करीबन 1-2 साल ऐसे ही गवर्नमेंट का प्रायोरिटी रहना चाहिए, और इसलिए आपको कैपेक्स के मल्टीपल्स धीरे धीरे कम होते हुए दिखेंगे टिल दे सेटल डाउन टू अ सर्टेन इक्विलिब्रियम। और कंजम्पशन जो पिछले 4 साल से डीरेट हुआ है 2020 के बाद से, अगर आप देखिए हिंदुस्तान लीवर जो कि बेलवेदर कंज्यूमर स्टॉक है, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस अगर आप देखते हैं, तो उसका जो पी 4 साल पहले 70 होता था, अभी करीबन करीबन 50 है। और जो कैपेक्स के मल्टीपल 30, 35, 40 के रेंज में होते थे, वो 80 तक चले गए थे। हालांकि वो भी कम हो गया अभी पिछले 2 महीने के करेक्शन के बाद, बट अभी भी थोड़ा रीबैलेंस होना बाकी है। और पोर्टफोलियोज में भी अगर आप अनुज देखेंगे, जस्ट टू एक्सटेंड 10 सेकेंड, डोमेस्टिक पोर्टफोलियोज जो हर महीने पब्लिश होते हैं, आप अगर उसमें एनालिसिस करेंगे, हमारी फंड फोलियो करके एक रिपोर्ट आती है हर महीने के 12 तारीख को, तो आपको उसमें दिखेगा कि जो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स है इंडिया के, वो 20 आउट ऑफ 20 ओवरवेट है इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स में, और उसमें से 16 जो फंड्स है वो कंजम्पशन पे अंडरवेट है। तो थोड़ा बहुत ओनरशिप का भी मुझे लगता है रीबैलेंसिंग होगा। बिल्कुल, जैसा किसी ने कहा कि दिस इज़ नॉट इलेक्शन बजट बट दिस इज़ पीपल्स बजट। तो उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जो पीपल्स कहते हैं ना, लोगों की पॉकेट से रिलेटेड हैं। तो फिर गौतम जी, इसमें सबसे ज़्यादा कंजम्पशन में भी काफ़ी स्टॉक्स पिटे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो आपका एक सबसे फेवरेट स्टॉक रहा जिसने बहुत बड़ी रैली दिखाई थी, ट्रेंड, वो काफ़ी गिरा था। तो क्या ट्रेंड, डीमार्ट, इन सब स्टॉक्स पर भी फोकस किया जाए, या अभी के लिए बिल्कुल जो स्टेपल्स होते हैं या फिर जो ऑटोज होते हैं बस उस कंजम्पशन पॉकेट तक रहा जाए? नहीं अनुज, मिक्स इफेक्ट रहेगा इसका, बिकॉज
जो पैसा हाथ में आएगा लोगों के 1 लाख करोड़ का जो नंबर दिया है बजट में, आई थिंक उसमें से कुछ अमाउंट सेव होगा, कुछ अमाउंट से लोग अपना कर्जा कम करेंगे और कुछ अमाउंट जो है कंजम्पशन में जाएगा। अब विद इन कंजम्पशन थोड़ा बहुत स्टेपल्स में भी जाएगा मुझे लगता है, बट बहुत ज्यादा अमाउंट स्टेपल्स में नहीं जाएगा। लेकिन जो लो एंड डिस्क्रिशनरी है, रिटेल है, शायद टू व्हीलर है, ड्यूरेबल्स है, होटल स्टॉक्स है, इनको मुझे लगता है, और क्यूएसआर स्टॉक्स है, इनको शायद बेनिफिट ज्यादा होगा कंपेयर टू जस्ट अ स्टेपल कंपनी। सो इसलिए मुझे अभी भी ट्रेंट, टाइटन, इंडियन होटल, पेज, मेट्रो, ये जो एक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्टॉक्स है, वो हमने ओवरवेट रखे। स्टेपल्स अभी भी हमारा अंडरवेट है। शायद हम भी हम जनरली प्रीव्यू के दौरान हमारा मॉडल पोर्टफोलियो चेंज करते हैं, तो उस समय हम भी देखेंगे कि थोड़ा सा रीबैलेंस अगर हम कर सकते हैं, स्टेपल का एक आधा और कंपनी ऐड करना है तो वो हम कर सकते हैं। बट मुझे लगता है डिस्क्रिशनरी को ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू प्योर स्टेपल। ओके। अच्छा गौतम जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट जो बाजार फील कर रहा था, आई मीन क्योंकि पिछले 4 महीने से हम प्राइस डैमेज कैपिटल गुड्स में भी देख रहे थे, रेलवेज में भी देख रहे थे कि भाई केपेक्स पे सरकार ने इतना फोकस नहीं किया, जो अमाउंट डिप्लॉय किया गया उसमें सब्सटेंशियल हाइक नहीं था। आप इस चीज़ को कैसे रेट करेंगे और आपका व्यू कैपिटल गुड्स पे क्या होगा, पावर पे, कंस्ट्रक्शन पे, सीमेंट पे क्या होगा? आप क्या इससे थोड़े से डिमोरलाइज हैं और क्या इसकी वजह रही एग्जैक्टली क्या फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, उसको वित्त मंत्री ने वरीयता दी, इंपॉर्टेंस दी, दैट्स द रीजन? नहीं देखिए वीरेंद्र, दो चीजें हैं। कैपेक्स एक बहुत बड़ा महासागर है, उसमें बहुत अलग अलग सेगमेंट्स है, रोड है, रेलवे है, डिफेंस है, और 10 और उसमें सब सेगमेंट्स है। बट अगर आप देखते हैं कि कैपेक्स का जो एलोकेशन रहा, अभी मैं अनुज को जो बता रहा था कि 2021 में रेलवे का जो कैपेक्स एलोकेशन था 30,000 करोड़ था, वो बढ़ के 2024 में ही 2.5 लाख करोड़ हो गया था। सो 8 गुना 3 साल में आपने बजट बढ़ाया है कैपेक्स में रेलवेज का। अब हर साल वो उस पेस से नहीं बढ़ सकता, बिकॉज एग्जीक्यूशन भी ध्यान में रखना होता है। सिमिलरली अगर आप रोड्स का देखते हैं, 2021 में रोड्स का जो बजट एलोकेशन था केवल 90,000 करोड़ था, जो 2024 में 2,07,000 करोड़ हो गया। तो 3 साल में 3 गुना हुआ है रोड का बजट। अब हर साल आप उसको 20-20, 30-30% नहीं ग्रो कर सकते हैं। सो एक वो एंगल भी होता है एग्जीक्यूशन का, कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी के जो गवर्नमेंट एजेंसीज है, उनका एग्जीक्यूशन करने का कितना पोटेंशियल है और क्या कैपेसिटी पे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा जो आपने बात कही वो एकदम सही है कि ये गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में फिस्कल जो कंसोलिडेशन है उस पर अपना फोकस कभी नहीं हटाया है, और इसलिए इनकी जो मैक्रो इकोनॉमिक जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग रही है। तो आप देखिए, मतलब कोविड के टाइम पे FY21 में जो फिस्कल डेफिसिट 9.2 हो गया था, हम 5 साल में उसको 4.4 का बात कर रहे हैं। ये तो परसेंटेज हो गया। अगर आप एब्सोल्यूट फिस्कल डेफिसिट देखते हैं, जो कोविड के टाइम FY21 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 18 लाख करोड़ था। वहां से अभी 5 साल बाद हमारा फिस्कल डेफिसिट है 16 लाख करोड़ के आसपास, शायद 15,70,000 करोड़ है। तो जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अपना फोकस कभी भी फिस्कल कंसोलिडेशन से हटाया नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। सो व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर हैज ट्राइड टू अचीव इज कंजम्पशन को बढ़ावा दिया है, कैपेक्स को थोड़ा मॉडरेट किया है, और ये सब करते हुए ये ध्यान में रखा है कि जो बजट के नंबर्स है वो बिलीवेबल है। तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 11% पकड़ा, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है, टोटल रिसिप्ट गवर्नमेंट की, उसमें 11% ग्रोथ लिया है, जो कि 10% नॉमिनल जीडीपी पे मुझे लगता है अचीव हो जाएगी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केवल 7% का ग्रोथ रखा है गवर्नमेंट ने, साथ मेरे ख्याल से उससे भी थोड़ा सा कम ही है। तो नेट टेक नंबर्स काफी क्रेडिबल है। और दूसरा, ये सब करते हुए आपने फिस्कल डेफिसिट पे भी अपना कंट्रोल बनाए रखा है। She could have easily done 4.6 also, and market would not have worried about it, because it's just 10-20 basis point. But the fact that they have still managed to keep it below 4.5, it's sending a very strong signal to not just equity markets but also bond market की fiscal consolidation का जो glide path है वो continue रहे। ओके। अच्छा गौतम जी, थोड़ा सा इंडिविजुअल पॉकेट्स पे आते हैं। आई मीन बजट के बाद जिन स्टॉक्स पे हमने सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया था, हालांकि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काफ़ी डैमेज भी था, बट लुक एट मारुति, क्या स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस रही, और ये एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा है ये मारुति के लिए। अब विद द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो दे हैव राइट नाउ, जिस प्रकार का आई मीन पोर्टफोलियो है, क्या ये एक स्ट्रांगली पॉइज्ड है एक बड़े मूव के लिए मारुति? देखिए क्या होता है,
बड़े स्टॉक्स जो है वो काफी लंबे दौर के कंसोलिडेशन से गुजरते हैं। अगर मेरा अनुमान सही है तो मारुति का भाव जनवरी 2018 में 10,000 था और जनवरी 2025 जब चालू हुआ तब 11.5 या 12 के आसपास था। 7 साल के ये कहीं नहीं गया है। ऑफ कोर्स बीच में 2-3 साल अर्निंग्स भी बहुत खराब थी। हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो में है उसमें हमने मारुति 2-3 साल पहले जीरो कर दिया था और पूरा वेट जो है M&M में ऐड कर लिया था 900 रुपए के दाम पे, जब मारुति 8,000 8,500 का रेट होता था। तो वो कॉल बहुत अच्छी प्ले आउट हुई है हमारे लिए, क्योंकि वहां से M&M 900 से करीबन 3,000 हुआ है और मारुति 8,000 से 12 या 13,000 हुआ है। लेकिन वैल्यूएशन अभी काफी अट्रैक्टिव है मारुति की। दूसरा चीज, अगर आपको कंजम्पशन थीम खेलना है और स्टेपल्स नहीं खेलना है, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ वेरी टॉप डाउन पर्सपेक्टिव, तो आपके पास जो बड़े स्टॉक्स है, लिक्विड स्टॉक्स है, जिसमें आप ज्यादा एलोकेशन कर सकते हैं, काफी लिमिटेड है। तो ऑटो में आप ऐसे 3-4 स्टॉक देखेंगे, रिटेल में 2-3 स्टॉक आपको दिखेंगे, और ड्यूरेबल में 1-2, होटल में 1, और जो ट्रेडिशनल डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्टॉक्स है ज्वेलरी के, वो। तो उसका भी एक बेनिफिट फ्रॉम अ टॉप डाउन पोर्टफोलियो रीएलोकेशन मारुति को मिलेगा। दूसरा, मारुति के जो नंबर्स है काफी अच्छे थे, क्वार्टर के भी नंबर्स अच्छे थे, और जनवरी का कल जो मंथली नंबर आया वो भी अच्छा रहा है। तो हमारे जो ऑटो एनालिस्ट है उनके लिस्ट में मारुति और M&M टॉप आइडिया है ऑन अ 4 व्हीलर सेगमेंट, और हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में TVS मोटर्स भी है। अच्छा चलिए, बजट की तो हमने जो जो सबसे बड़ी थीम्स थी मोर और लेस डिस्कस कर ली। अब एक तो और थीम पे बात करते हैं गौतम जी। जो टैरिफ की बात हो रही है, लगा भी दिए गए। इनफैक्ट आज सुबह सुबह हमने काफ़ी मूव्स देखे हैं। बहुत लोगों का ये मानना है कि ये अभी तो हम मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली हमारे लिए तो शायद बेनिफिशियल और हम आगे जाके पॉजिटिवली रिएक्ट करें। एक स्पेस जिसमें आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिख रहा है वो केमिकल्स। यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? आप सो केमिकल्स अनुज पिछले 3-4 साल से अर्निंग्स इनके कहीं नहीं गए हैं, पर ये पहला क्वार्टर है जहां हमने प्रीव्यू में भी कहा था कि ये टर्न अराउंड क्वार्टर है। नो, लास्ट 6 क्वार्टर्स कॉन्सिक्यूटिवली उनका अर्निंग्स डिक्लाइन हुआ है। ये क्वार्टर में एक माइनर पॉजिटिव नंबर है, और आने वाला साल हमें लगता है 20% से ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ का होगा। आपको याद होगा केमिकल स्टॉक्स के जो मार्जिन थे कोविड के जो 5-6 क्वार्टर थे उसमें 10 परसेंटेज पॉइंट से बढ़ चुके थे ग्रॉस और एबिटा मार्जिन, बिकॉज जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया था उनका बेनिफिट उनको मिला था। उसके बाद के जो अगले 8-10 क्वार्टर है वो सारे मार्जिन वापस से नॉर्मलाइज हो गए, तो 10% बढ़े हैं और वहां से 10% नीचे भी आ गए, तो प्री कोविड लेवल पे भी मार्जिन है। दूसरा, जो कमोडिटी प्राइसेस है और जो चाइना का इंपैक्ट था वो सारा बेस में है, राइट। सो रिलेटिव बेसिस पे अगर आप देखने जाते हैं अक्रॉस सेक्टर्स, तो ये एक अकेला सेक्टर है, और मे बी सीमेंट, जहां पे चीजें बॉटम आउट हो रही है और ये अंडर ओन्ड है बेसिस। तो थोड़ा भी अगर इसमें पॉजिटिव एक सरप्राइज आता है अर्निंग्स को, अभी तक जितने भी केमिकल सेक्टर के अर्निंग्स आए हैं सारे बेटर देन एक्सपेक्टेशंस आए, चाहे मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप्स हो या लार्ज कैप्स हो। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो शिफ्ट उधर भी होगा, बट क्योंकि ये बहुत छोटा सेक्टर है, इससे कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं दिखेगा। बट बॉटम अप बेसिस पे केमिकल्स डेफिनेटली मेरिट्स एन अटेंशन, बिकॉज अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी इज चेंजिंग, एंड जो अर्निंग्स डाउनग्रेड लगातार हो रहे थे पिछले 8 क्वार्टर से वो अब नहीं हो रहे हैं केमिकल्स में। आखिरी सवाल, क्योंकि आपने अर्निंग्स की बात की, FY26 में अब आपका निफ्टी का EPS एस्टिमेट कितना है, और क्या अभी भी आप ये कहेंगे कि निफ्टी इज बेटर प्लेस देन मिड कैप्स? बिल्कुल, मुझे लगता है ये साल में कोई डाउट नहीं है, अर्निंग्स जहां तक है 12 से 14% का ग्रोथ है FY26 में हमारा एस्टिमेट का। 1050 का EPS FY25 का हमारा है, और जो 1205 का अभी हमारा चल रहा है, हमने कल ही एक इंटरिम अर्निंग्स रिव्यू पब्लिश किया है। सो 1220 से 1205 तक हम आ गए हैं ये क्वार्टर के प्रीव्यू से लेके अभी तक। सो लगभग 1.5% का अर्निंग्स कटा है FY26 का भी। बट अगर आप देखते हैं 1050 पे रफली 1200 रुपए का अगर अर्निंग्स आता है तो 14-15% का ग्रोथ है। और ये भी मान लीजिए कि आने वाले 3-4 महीने में और भी अगर अर्निंग्स का 2-3% होता है, फिर भी 10-12% FY26 में आपको अर्निंग्स ग्रोथ मिलेगा। लास्ट ईयर आपका 5% था, जो लोवेस्ट था 5 साल में, और ये फर्स्ट ईयर था जहां पे अर्निंग सिंगल डिजिट में आई है। रही बात मिड कैप और स्मॉल कैप्स की, वहां पे भी अर्निंग्स कन्वर्ज हो रही है लार्ज कैप्स के साथ। सो जो पिछले 3 साल मिड कैप स्मॉल कैप्स की अर्निंग्स बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू लार्ज कैप, वो कन्वर्ज हो रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशन अभी भी बहुत महंगे हैं। कल मैं देख रहा था सैटरडे को जब मार्केट क्लोज हुआ, 30 के पी पे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, करीबन 22 से 23 के पी पे स्मॉल कैप इंडेक्स है,
और निफ्टी अभी भी 19 के पीई पे है। तो ऑन अ रिलेटिव बेसिस आप देखते हैं अर्निंग्स, वैल्यूएशंस, रेजिलियंस इन बैलेंस शीट एक्सेट्रा, और जो एनवायरनमेंट है अभी ग्लोबल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है मैक्रो को लेके, तो मुझे लगता है लार्ज कैप्स आर a no-brainer choice on a relative valuation versus earnings attractive basis. राइट गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना डिटेल एनालिसिस आज हमारे साथ करने के लिए। मीन